अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। छठवें चरण का मतदान पूरा। अब चक्रव्यूह का 7वां द्वार बाकी है, जो आजमगढ़ मंडल, वाराणसी मंडल और मिर्जापुर मंडल के बीच है। अब सिर्फ 54 सीटें बची हैं। 349 सीटों पर लाख लग चुका। अब सिर्फ 54 सीटों पर मतदान होना बाकी है। तो करीब 350 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में 403 असेंबली सीट हैं। सरकार किसकी बन रही है? हर कोई यही पूछ रहा है। यही जानने के लिए हम लोगों ने भी आज ये डिबेट आयोजित की कि सरकार किसकी बन रही है, क्योंकि अब तक तो तस्वीर साफ हो जानी चाहिए कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन कौन कर रहा है और उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर राज किसका आने वाला है। 5 कालिदास मार्ग और पंचम तल पर कौन जाने वाला है। आज इस विषय पर खुली परिचर्चा मैंने आयोजित की और छठवें चरण का संपूर्ण विश्लेषण दी। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव कई मायनों में एक बड़े प्रयोग के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन पिछले 3 चरणों से मैं एक ट्रेंड देख रहा हूं और ये ट्रेंड थोड़ा सा दुखद है, कष्टकारी है, पीड़ादायक है। और मैं हमेशा उस मुद्दों को पिछले पहले भी उठा चुका हूं और पुनः उस बात को दोहराता हूं आपके समक्ष। मतदान कम हो रहा है। डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। ये चिंता का विषय है, ये गंभीर चिंता का विषय है। मतदाताओं की चुनाव के प्रति बेरुखी, ये ठीक बात नहीं है किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में। ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक जब मैं बैठा हूं आपके पास डिबेट करने, भारत निर्वाचन आयोग का 5 बजे तक का डेटा बताता है कि उत्तर प्रदेश में 53.31% यानी 53% पोलिंग हुई है। 1 घंटे और पोलिंग होगी, मान लीजिए 54-55% वोट पड़ा, 2% बढ़ा दीजिए, नॉट मोर देन 55%, बहुत कम है। 45% लोगों ने अपनी सरकार, अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए वोट ही नहीं दिया। जब आप पूरे 5 साल सरकार की कमियों को, सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं, डेमोक्रेसी के तौर तरीकों की बात करते हैं, तो अपने संवैधानिक हक और अधिकार का आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? ये मेरी आपसे शिकायत है, शिकायत है मेरी आपसे। वोट डालने निकलिए, डेमोक्रेसी में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। जो भी आपकी विचारधारा हो, जो भी आप सोचते हो, पर वोट जरूर दीजिए। यही वो चीज है जो आपको समानता में रखती है। भारत के राष्ट्रपति के पास भी एक वोट है, भारत के प्रधानमंत्री के पास भी एक वोट है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पास भी एक वोट है, उत्तर प्रदेश के लार्जेस्ट अपोजिशन लीडर के पास भी एक वोट है, और आपके पास भी एक वोट है। वोट क्यों नहीं देते हो भाई? आपको पता है बलरामपुर में 2 सीटें ऐसी हैं जो बहुत दुखद है। उतरौला और बलरामपुर में कि में 46% पोलिंग, सिर्फ 46% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हाईएस्ट पोलिंग इसमें गई है अकबरपुर टांडा में 61%। 1-2% अभी मान लीजिए कि 6 बजे तक की पोलिंग में जो लोग लाइन में लगे होंगे, मैं 1% और भी बढ़ा देता हूं। तो वैसे अंबेडकर नगर का रिकॉर्ड रहा है हमेशा से कि वो 60% के ऊपर जाता है, गया इस बार। लेकिन दूसरे जब हम जिलों की तुलना करते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। यहां तक कि गोरखपुर का डेटा बताता है कि महज 53.8% लोगों ने वोट दिया। क्यों? और उसमें भी एक चिंता का विषय है, शहर में वोट कम पड़ रहे हैं, गांव देहात में ज्यादा। यही ट्रेंड चौथे में भी था, यही 5वें में भी था, आप याद कीजिए, और यही छठे में भी है। गांव देहात में लाइन टूटती नहीं और शहर में दोपहर बाद सन्नाटा। ये एक आम परंपरा हो गई उत्तर प्रदेश में, और ये पहले फेज से शुरू हुआ था, याद कीजिए, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ से, और वो अब तक जारी है गोरखपुर तक। इस चरण का सबसे बड़ा शहर गोरखपुर, 53% वोट पड़े हैं। क्यों? चिंता का विषय है, हमें इस पर बात करनी चाहिए। और इस 6 चरण के चुनाव में जनता ने क्या तय किया है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? सरकार रिपीट हो रही है या नई सरकार आ रही है? यही वाले मुख्यमंत्री रहेंगे या नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं? क्या होने जा रहा है? किसकी सरकार बनेगी? आज इस सब विषयों पर खुली विस्तृत चर्चा, कुछ बयान सुनिए आप।
ये गौड़ परिवारवादी अभी भी कुछ नेताओं और माफिया से गठबंधन की पुरानी राजनीति में ही अटके पड़े हैं। हमारा गठबंधन जनता से होता है। जो विकास प्रारंभ हुआ है, गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चली हैं और सुरक्षा का जो बेहतर माहौल बना है, इसको और अच्छा बनाने के लिए यह अनवरत चलता रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश की आवश्यकता है। बीजेपी हार स्वीकार कर चुकी है। उनके प्रत्याशी आपने देखे होंगे, आज जनता से माफी मांग रहे हैं, तब भी यहाँ का किसान और यहाँ का नौजवान बीजेपी को माफ करने वाला नहीं है। पर भीड़, वे भीड़ के भी जोश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस बार फिर से बीएसपी के नेतृत्व में अपनी बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। इनकी सारी नीतियां सिर्फ अमीरों के लिए हैं। ये बुलडोजर, ये बड़ी बड़ी बातें, ये सब गरीबों के लिए है। गरीबों को गरीब रखने की बातें हैं। आपका विकास कोई नहीं चाहता। तो आज की परिचर्चा को आप प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ अशोक पांडे भारतीय जनता पार्टी से हैं, सतीश प्रकाश बीएसपी से हैं, सुभाष सिंह काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष और जाने माने पत्रकार हैं, केपी मलिक जी मशहूर पॉलिटिकल एनालिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट, सुचि विश्वास थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, और समाजवादी गठबंधन के प्रवक्ता अरविंद यादव। थोड़ी देर में वाराणसी यानी काशी से, जहां अशोक पांडे बैठे हुए हैं, वहां से वीरेंद्र सिंह जी भी हमें पप्पू की अड़ी से ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबको इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। अशोक पांडे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आप वाराणसी से, जहां इस वक्त आप मौजूद हैं। 6 चरण के मतदान हो चुके हैं। आज के चरण का चुनाव में वोटिंग कम हुई है, इसको लेकर एक चिंता का विषय है। कहीं 4%, कहीं 5%, देवरिया जैसी जगहों पे तो 6% कम हो गया। ये चिंता की बात है। क्या ये घटता हुआ मतदान, इससे आपको डर तो नहीं लग रहा? देखिए, आपको बता दें कि ये दुर्भाग्यजनक है, लेकिन कि मतदान का प्रतिशत घटना दुर्भाग्यजनक है। आज चुनाव आयोग ने इतनी सुविधाएं दे दी हैं कि ऑनलाइन मतदाता बना जा सकता है। ऑनलाइन मतदान की सूची में मतदाता के नाम है कि नहीं देखा जा सकता है। अब कहीं पर्ची आई नहीं आई, उसके बावजूद आप अपने यहाँ ही अपना देख सकते हैं कि कहाँ आपका नाम है वोटर लिस्ट में कि नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि वोट का प्रतिशत घटना निश्चित तौर पे ये ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र का पर्व है, इस पर भारत माता को गर्व है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो मतदाता 50% के करीब मतदाता वोट नहीं डाल रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक। अब देखिए ना पांडे जी, इसमें भी 50% वोट डाले हैं। अब इसमें से जो 12-15%, 20% वोट पाएगा वो आपका जनप्रतिनिधि हो जाएगा। अब बाकी 80% लोग 5 साल गालियां देंगे। हाँ जी, निश्चित तौर पे मतदान अनिवार्य है, पीछे तो जरूर देना चाहिए जनता को। आज भी अब मैं तो चाहता हूँ 7वें चरण में मतदाताओं से, आपके माध्यम से, विजय भाई के चर्चित टीवी के माध्यम से हम जनता से कहना चाहते हैं कि कम से कम आप 7वें अंतिम राउंड में निश्चित तौर पे तो एक काम करिए पांडे जी, बढ़ाइए। पांडे जी, आप रोज पप्पू की अड़ी पे बैठते हो, थोड़ा वहां प्रचार करो कि वोट डाला जाए। बजाय अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने के, आप लोगों से कहो वोट जरूर दो, किसको मर्जी हो दो, पर वोट जरूर दो। ये जो आप 2-4 घंटे बैठते हो पप्पू की अड़ी पे, ये कुछ ये काम भी कर लिया करो। जी बिल्कुल बिल्कुल करूंगा। बहुत बढ़िया आपका सुझाव है। कल तो मैं माननीय अनुराग ठाकुर जी के साथ उस आपके सम्मानित चैनल पे था और हमने जनता से कहा भी कि मतदान करने अवश्य जाइए। नहीं, मैंने पूछा लोगों से कि पांडे जी वहां क्या कर रहे हैं, तो बताया गया कि पांडे बाबा तो यहीं 2-4 घंटे रोज बैठते हैं। नहीं, बनारस में रहता हूँ तो बैठता हूँ, क्योंकि वहाँ प्रमुख बुद्धिजीवी वर्ग आके आज सुभाष जी भी जुड़े, इनसे भी इस बारे में मैं पूछताछ करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण विजय भाई है कि आपकी टीवी के, आपके चैनल की, आपके बहस की यहाँ सारे लोग सराहना करते हैं। अब आप कह रहे हैं तो मुझे मानना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, निश्चित जी बहुत शुक्रिया। सतीश प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर हैं। सतीश जी, बहुत शुक्रिया। आज मायावती जी वाराणसी में थी
और दावा कर गई हैं कि 5वीं बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, लेकिन जो कैलकुलेशंस हैं वो कहीं से उनके दावों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं देखिए ब्रजेश जी, मुद्दा मुख्यमंत्री बनने या ना बनने का नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 5 साल से पिछले 10 साल में अगर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को कहीं ना कहीं छला गया है। बड़े बड़े आपने वायदे किए, कानून व्यवस्था को लेकर के 2017 में जिस तरीके से बीजेपी ने जो आरोप लगाया उससे पहले की सरकार समाजवादी पार्टी के ऊपर, तो ये और अगर 2017 का कानून व्यवस्था का मुद्दा अगर 2022 में भी जिंदा है तो इसका मतलब यह है कि जो वर्तमान सरकार है उसके ऊपर ये आरोप रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे। दूसरी बात ये, मैं आप अभी जब मतदान की आप बात करेंगे तो ये बात सच है कि पिछले 6 महीने से हम बार बार आपको ये कह रहे हैं ब्रजेश जी कि पिछले 6 महीने से बीजेपी उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटका रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बहाने कैसे भटका रही है, थोड़ा सा आप इसको स्पष्ट करें। लेकिन आपने गंभीर बात कही कि बीजेपी भटका रही है, कैसे भटका रही, थोड़ा बताइए। जी नहीं देखिए घटा हुआ मतदान इंडिकेटर है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2019 में सरकार बनाई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पन्ना प्रमुख है जो 20 लोगों की इंफॉर्मेशन रखता है। अब वो पन्ना प्रमुख भी बीजेपी को छोड़ करके भाग चुका है। आप मान लीजिए ये घटा हुआ मतदान कहीं ना कहीं बीजेपी बाहुल्य जो इलाका है, जो शहरी क्षेत्र है, वहां पे 45% मतदान है, लोग नहीं जा पा रहे। ये सच है कि देखिए इसको राजनीति के मुद्दे से मत देखें, महंगाई तमाम वर्गों को, चाहे वो बीजेपी का मतदाता हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का मतदाता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का मतदाता हो, महंगाई हर व्यक्ति को परेशान कर रही है। बेरोजगारी निश्चित रूप से हर वर्ग को परेशान कर रही है। कानून व्यवस्था हर व्यक्ति को चाहिए। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी और परेशान है। जिस तरीके से सरकारी नौकरियों की बंदरबाट की और योगी जी ने यह कहा कि कहीं ना कहीं वो एक जाति विशेष के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने खुद अपने बयान में ये कहा कि मुझे गर्व है। अगर वो योगी है, अगर वो महात्मा है, अगर वो मठाधीश है तो वो एक जाति के मठाधीश नहीं हो सकते ना। लेकिन आपको ये भी एक बात मानना पड़ेगा कि अगर जहां कम मतदान का कारण क्या है, आप मुझे स्पष्ट करो। आप क्या मानते हो कि कम मतदान से फायदा किसको है और नुकसान किसको है? जी, कम मतदान किसको फायदा, किसको नुकसान? नहीं देखिए ब्रजेश जी 101%। देखिए बढ़ावा मतदान हमेशा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पोलराइजेशन की इंडिकेटर है। अगर उत्तर प्रदेश में मतदान घट रहा है तो यह सीधा इंडिकेटर है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी पॉलिटिकल धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरविंद यादव को आमंत्रित करता हूँ, सोशलिस्ट अलायंस यानी समाजवादी गठबंधन से PSPL को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी। आज 6वें चरण का चुनाव हो गया, पोलिंग हो गई है जी, क्या माहौल है? माहौल देखिए, कुछ दबे लग रहे हैं आज। नहीं, माहौल तो सबको पता है कि माहौल सपा प्रसपा अलायंस जो है, जो समाजवादी गठबंधन उसकी सरकार बन रही है। चाहे अयोध्या के DM साहब को देख लीजिए या भाजपा के जिन नेताओं के मुस्कान चले गए हैं, जिन लोगों के चेहरे पे मुस्कान बची ही नहीं है, हताशा निराशा देख लीजिए। ये अयोध्या वाला DM जानबूझ के किया या अनजाने में कर गया? नहीं, वो संकेत होता है, ये तो हर चुनाव में होता रहा है। और रही बात किसी को, आप इन 57 सीटों पे अपना क्लेम बताओ, क्या है आपकी कैलकुलेशन? नहीं, कैलकुलेशन हम लोग का साफ है। अगर ब्रजेश जी वोटिंग प्रतिशत कम हुई है तो ये जानिए कि वोटिंग प्रतिशत कम केवल इस बात के लिए हुई है, जो लोग इस सरकार से पीड़ित हैं वो तो जम के वोट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनों से ही पीड़ित है वो घरों में बैठे हुए हैं। ये भी तो हो सकता है कि लाभार्थियों का वोट हो जो गांव देहात में बीजेपी को मिल रहा हो, राशन वाला भी तो हो सकता है। नहीं ब्रजेश जी, देखिए सच ये है कि लाभार्थी पहली बात कोई है नहीं। अगर लाभार्थी होता तो इन लोग को चुनाव नमक पे आके न लड़ना पड़ता और न ही नमक के सहारे लड़ना पड़ता। सच ये है कि इनके लोग खुद ही इतने, इन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, अपने वोटरों को जो इनकी महत्वाकांक्षाएं थी, तो आप बहुमत के आसपास पहुंचा कि नहीं आपका गठबंधन? जो लोग पीड़ित, आपका गठबंधन बहुमत के आसपास पहुंचा कि नहीं? बहुमत से ऊपर है। हम तो 6वें और 7वें चरण में बोनस के रूप में ले रहे हैं। अच्छा, 5वें आ गए? हम 5वें, हम लखनऊ में ही सरकार में आ गए हैं। और
बिल्कुल। आज तो हम ऐसा भी लोग- मत करो। देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, अब कोई इतना भी मत मुंगेरी ले। लाल का हसीन सपना देखे तो उसको तो नहीं रोका जा सकता। सच ये है कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को आज पर पांडे जी कह रहे हैं कि उनको बहुमत मिल रहा है, आप कह रहे हो आपको मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर खदेड़ दिया और जनता है 3%, 4% में वोट कम अशोक कर रही है। पांडे जी को वाराणसी पहुंचा दिए हैं। तो अब वाराणसी में लोग अपना व्यवस्था कर ले। लोग धन्यवाद। मैं ब्रजेश जी, सुची विश्वास सच्चाई जी ये को है- आमंत्रित करता हूं। सुची जी, बहुत स्वागत आपका। विपक्ष के 3 बड़े दिग्गज नेता अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी। अखिलेश यादव एक्सेप्शनल हो सकते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा भीड़ है अपोजिशन के लीडर के तौर पे, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट जो क्राउड पुलिंग है वो प्रियंका गांधी की, लेकिन वोट में तब्दील होते दिख नहीं रहा है। आज जो चुनाव हुआ है, पोलिंग हुई है, उसमें वो वोटों पे कन्वर्ट होते नहीं दिख रहा है। देखिए, अभी इसका पूर्वानुमान करना ठीक नहीं है। सभी अभी अपने दलों के सम्मानित लोग हैं और भीड़ के आधार पर या कम वोटिंग के आधार पर, हाँ, ये ज़रूर लगता है कि लोग शासन, प्रशासन और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपनी आस्था को खो रहे हैं। कहीं ना कहीं कॉमन आदमी को ये आभास है कि हाथरस रेप पीड़िता है तो डीएम को कैसे मैनिपुलेट किया गया, कि लखीमपुर नरसंहार है तो शासन प्रशासन को कैसे मैनिपुलेट किया गया, और जो एक चिंता का विषय है। और जहां तक श्रीमती प्रियंका गांधी जी की भीड़ होने का सवाल आपकी है, इस बात को मैं थोड़ा और जस्टिफाई करिए। जी। आपने कहा कि लोग नाराज हैं इसलिए वोट देने नहीं, तो नाराज हैं तो व्यवस्था बदलने के लिए वोट करना चाहिए। वो वोट करने क्यों नहीं आ रहे? मेरी चिंता ये है। नहीं, यहाँ तो ये दुखद है कि वोट करने क्यों नहीं आ रहे। इसमें तो फिर बहुत सारे सोशल फैक्टर्स को भी जोड़ना होगा, क्योंकि जन सहभागिता तो होनी चाहिए और बराबर इस बात का प्रचार प्रसार होता है। तो अब ये तो लोगों का पर्सनल पॉइंट तो ऑफ व्यू है। कांग्रेस क्या अपने लिए छठवें चरण में संभावना तलाश रही है? देखिए, श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार अपनी चिर परिचित मुस्कान और बराबर लोगों के बीच सक्रिय हैं और हम विषय पर सक्रिय रहे हैं। हमने विगत वर्षों में जो कार्य किया है, चाहे वो कोविड के प्रबंधन के समय रहा हो, चाहे वो 1000 बसें रही हो, चाहे हाथरस कांड में प्रियंका जी को लाठी का भी सामना करना पड़ा किंतु वो पहुंची, चाहे लखीमपुर नरसंहार का विषय क्रिकेट रहा में हो। एक टर्मिनोलॉजी चलती है, रिवर्स स्विंग, सुना आपने? जी। क्रिकेट कहीं- कम समझते हैं लेकिन रिवर्स स्विंग समझते हैं। तो कहीं प्रियंका जी विपक्ष के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए रिवर्स स्विंग तो नहीं कर रही हैं कि अपने कार्यक्रमों के जरिए जितना भी जनता के बीच जाके वो विग्रह करेंगी, फायदा तो सोशलिस्ट अलायंस का होगा? आपको क्या मिला? इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री हिंदू पलायन, दीपदान, शमशान, कब्रिस्तान, 80-20 गर्मी चर्बी करे, और जब इतने बड़े प्रजातंत्र का प्रधानमंत्री नमक की दुहाई देने लगे, तो देश की वैचारिक लड़ाई गोडसे के उत्तराधिकारी से कांग्रेस लड़ रही है। तो वो श्रीमती प्रियंका गांधी हो, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मिस्टर धन्यवाद। प्रियंका- मैं आपको फिर से काशी लेके चलता हूं। सुभाष सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुभाष जी कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। छठे चरण का सर मतदान हो गया है। एक तो मैं आपसे एनालिसिस समझना चाहता हूं कि छठवें चरण में आपने क्या महसूस किया, और दूसरी बात, वोटिंग परसेंटेज में गिरावट का कारण क्या है, और तीसरा सवाल, चल क्या रहा है वाराणसी में? नहीं, आपने सवाल तो सही किया कि छठे चरण के चुनाव में वोटिंग का परसेंटेज गिरना ये खतरे का संकेत है और लोगों में सत्ता के प्रति कुछ नाराजगी होगी, इसके वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सभी दल अपना अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन मेन कॉन्टेस्ट में भाजपा और सपा गठबंधन ही है। कांग्रेस देखिए उत्तर प्रदेश में पिछले कई दशक से हाशिए पर है, और बसपा भी अपनी अंदरूनी कलह की वजह से कमज़ोर हुई है। तो ऐसे में दो दलों के बीच लड़ाई है। अब देखना यह है कि इस कौन लड़ाई को बाजी सुभाष जी मारता आप है। किस तरह से दर्शकों और ये को बताना चाहेंगे, क्योंकि ये इस बार कोई सामान्य चुनाव नहीं है। मैं बहुत वक्त के बाद, या यूं कह लीजिए पहली बार, एक असामान्य चुनाव देख रहा हूं। या तो 1993 में सपा और बसपा के बीच, सपा बसपा अलायंस और बीजेपी के बीच इस तरह का मुकाबला हुआ था, या फिर बाईपोलर पहली बार तब के बाद अब दिखा है। जी हाँ, ये जरूर है कि पिछली बार सपा सत्ता में थी
और उसके अगेंस्ट लोगों ने वोटिंग की और भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई। लेकिन इस बार सपा भी अपना पूरा दमखम और जोर लगा रही है और उसने कई छोटे छोटे दलों के साथ अलायंस किया हुआ है। तो ऐसे में ये दोनों दल छोटे अपना दल दावा हैं कर रहे हैं जिनमें आप संजय चौहान हम को जोड़ सरकार लें, ओम बना प्रकाश रहे हैं। राजभर को जोड़ लें, केशव देव मौर्य को जोड़ लें, अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल को जोड़ लें, या संजय चौहान जैसे लीडर्स, इनमें कितना पोटेंशियल पाते हैं आप? हमें तो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि सभी जो छोटे दल के नेता भी हैं कहीं ना कहीं से उनको भी घेर के अन्य दलों ने रखा हुआ है। अब देखना यह है कि वो कितनी सीट निकाल पाते हैं और किस गठबंधन को मजबूती प्रदान करते हैं। अगर गठबंधन में हैं और अपने गठबंधन के दल को मजबूती प्रदान करेंगे तो वो भी निर्णायक हो सकते हैं, उनकी भूमिका निर्णायक होगी। सुभाष जी, इस चरण का, इस राउंड की डिबेट का एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहता हूं। दबाव में कौन है, बीजेपी या फिर समाजवादी? देखिए, सत्ता में जो है वो तो थोड़ा दबाव में रहता ही है, क्योंकि जनता उसके अगेंस्ट कुछ न कुछ परसेंट जाती है जी। तो इस समय तो दबाव बीजेपी पर है। मैं केपी मलिक जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत ताकत झोंक दिया है उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन है कि हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको केपी मलिक साहब से मिलवाता हूं। बड़े ही मशहूर पत्रकार हैं और अपनी बिंदास ओपिनियन के लिए जाने जाते हैं। कई बार डिबेट में बाकी प्रवक्ताओं की राय और इनकी राय में बड़ा फर्क होता है और कई बार इनको टारगेट भी लोग करते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, चुनाव भी खत्म होने जा रहा है। अब हम लोग कितना काम करते करते 6 चरण का चुनाव करा डाले, एक और बचा है। तो 6 चरण हो गए, थोड़ा बताइए क्या है माहौल? देखिए, जिस प्रकार से ब्रजेश जी देखे, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं पांडे जी आपके, उन्होंने कहा कि हम तो तमाम काम कर रहे हैं और उसका फ़ायदा हमें मिलेगा, लोग थोड़ा वोट कम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रवक्ता की बात सुनूं तो मुझे उनकी बातों से थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आता है। इतना विपक्ष को नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्रजेश जी देखें, जिस प्रकार से गठबंधन के साथ तमाम छोटे छोटे दल जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि अखिलेश ने उस दल के नेताओं का भरपूर प्रयोग कम से कम इन लास्ट के चरणों में नहीं किया है। मुझे लगता है कि अखिलेश को एक बहुत अच्छा बुके इन लोगों का बनाना चाहिए था और अपने तमाम नेताओं को, चाहे वो वेस्टर्न यूपी के जयंत चौधरी हों और चाहे जो तमाम छोटे छोटे दल, अपना दल और बाकी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको इस 5वें और 6ठे चरण और 7वें चरण में बिल्कुल ठेल देना चाहिए था। उसमें मुझे दूर दूर तक कहीं कमी लग रही है। मुझे लगता है कि अखिलेश के जो सलाहकार हैं वो कुछ सलाह इस मामले में अखिलेश जी को बहुत अच्छी नहीं दे रहे हैं। हालांकि आज की रैली में जयंत चौधरी को देखा गया है। मेरा मानना यह है कि उनको मुलायम सिंह यादव का जो नेतृत्व था उसको थोड़ा सा रीड करना चाहिए। अगर आप मुलायम सिंह यादव की टीम के लोगों को देखें, चाहे वो जनेश्वर मिश्रा हो, चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा हो, चाहे आजम खान हो, चाहे तमाम लोग हों, सब कई मायने में वरिष्ठ नेता हुआ करते थे मुलायम सिंह के साथ। उनको कभी इनसिक्योरिटी फील नहीं हुआ, उनको कहीं नहीं लगा कि मेरे से आगे निकल जाएंगे। और जनेश्वर मिश्रा जैसे लोगों को मैंने देखा है कि वो मुलायम सिंह को सीधे मुलायम थोड़ी सी सलाह हमारे पांडे जी को भी दे दो सर। राय हो, देखिए, पांडे जी तो निश्चित तौर पे मान के बैठे हैं कि उनकी सरकार बन रही है, भले ही कुछ सीटें कम हो जाएं, भले ही प्रतिशत कम हो। इनको जानना चाहिए कि ये मत प्रतिशत उत्तर प्रदेश में जो लगातार कम हो रहा है, कहीं ना कहीं जनता विमुख हुई है सत्तारूढ़ पार्टी से, और इसके अलावा सियासी दलों से भी कहीं ना कहीं लोगों का जो है नाराजगी या विमुख हुए हैं लोग, कहीं ना कहीं सियासी एक सीक्रेट है जिसको मैं चाहता हूं कि डिकोड करिए। आप लोग सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा चुनाव आप लोगों ने देखा है, कवर भी किया है। मैं चाहता हूं कि एक ओपन फोरम पे हम लोग डिस्कस करें कि जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो ये किस बात का संकेत होता है? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें, जब वोटिंग परसेंटेज या औसत कम होता है मतदान का, तो वहाँ हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता दल का वोटर है वो कम निकलता है, या सत्ता दल को ही हमेशा नुकसान रहा है। कम से कम मेरा तो ये अनुभव है।
और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता या प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बात कर रहे हैं, वो प्रदेश के विकास की या जो प्रदेश में अच्छे काम किए वो ना करके अन्य बातें कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मतदान के गिरते हुए प्रतिशत से कहीं ना कहीं घबराई हुई है। तो आपसे भी वही सवाल जो मैंने सुभाष जी से पूछा था, दबाव में कौन है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? देखिए, जाहिर सी बात है दबाव में भारतीय जनता पार्टी है। और आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, लोगों का खुद कहना है कि हमारी 100 से 125 सीटें कम हो रही हैं, तो वही मान के चल रहे हैं। बाकी सीटें और भी कम हो रही हैं जो विश्लेषक बताते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पास नुकसान के लिए कुछ नहीं है, उसके पास तो जो भी है पाने के लिए ही है, और वो अच्छी खासी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। तो क्या आप हंग असेंबली की तरफ संकेत कर रहे हैं? भाजपा है। देखिए ब्रजेश जी, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपके सामने कई सारे चुनाव हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, पीछे आपने देखा वेस्ट बंगाल का चुनाव हो। तो भारतीय जनता पार्टी कई जगह मैनेज कर लेती है, उस पर मैं बारीकी में नहीं जाऊंगा, आप जानते हैं। तो हंग असेंबली तो मुझे नहीं लगती है। कहीं ना कहीं हो सकता है या तो गठबंधन जो है पूर्ण बहुमत पाएगा, अगर पूर्ण बहुमत नहीं पाता है तो भारतीय जनता पार्टी एनी हाउ सरकार बनाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको सीधे काशी यानी वाराणसी ही लेकर चलता हूं। आज मेरे पास वाराणसी से भरमार है। वीरेंद्र जी भी हमारे वहीं पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो वाराणसी में मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। कल तो आप आजमगढ़ थे, आज वाराणसी में हैं। पहले तो मुझे बताइए कि छठवें चरण का क्या फीडबैक है आपके पास? ये वोटिंग परसेंटेज का गिरना, खासतौर पर अगर देवरिया देखिए तो वहाँ पांडे जी 6% वोट गिर गया, मतलब 6% वोट कम पड़ा। दूसरी जगहों पर भी यही हालत रही, चाहे बस्ती हो, सिद्धार्थनगर हो। तो इसका क्या कारण है वीरेंद्र जी? और दूसरा, मतदान कैसा रहा, किसके लिए ज़्यादा संभावनाएं हैं? और अभी जहां आप मौजूद हैं वाराणसी, वहां क्या चल रहा है? आज तो बनारसियों का सुना बड़ा बुरा हाल था, सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अटैक कर रखा है वहीं पे। ब्रजेश जी, जैसे जैसे मतदान गिरता है वैसे वैसे सत्ताधारी दल की संभावनाएं गिरती हैं। सरकार की जो संभावना है वो अत्यधिक वोटिंग पर ही बनती है। बीजेपी का जो वोटर है वो आराम तलब माना जाता है और वो वोटिंग में हमेशा पीछे रहा है। बीजेपी की उम्मीद राशन पानी, नून, तेल, नमक ये सब रहा है इस बार, और वो सोच रही है कि वो कुछ चमत्कार करेगी इस चरण में। ये जो गोरखपुर का इलाका था जहां वोटिंग हुई, ये मुख्यमंत्री का गढ़ है। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो मान लीजिए जीत जाएंगे गोरखपुर शहर से। लेकिन जो गोरखपुर में 9 सीटें हैं उसमें चिल्लू पहाड़ से जो बसपा के पास विधायक था वो समाजवादी पार्टी में आ गए विनय तिवारी, और 1-2 सीटें ग्रामीण इलाकों में सपा अच्छी लड़ रही है। तो इससे ये लगता है कि समाजवादी पार्टी कुछ सीटें गोरखपुर में जीत जाएगी। और ऐसे ही अगर उसका प्रदर्शन आगे रहा, चाहे भाटपार, रानी हो, देवरिया में, या और जो सीटें रही उधर, वहाँ वो लड़ाई तगड़ी है उसकी। तो ये जो उत्तर प्रदेश में फाइट है, इस फाइट में बसपा भी है, कांग्रेस भी है। लेकिन अगर सरकार कोई बनाएगा तो 2 में से एक ही बनाएंगे और संभावनाएं उन्हीं की हैं। हम काशी क्षेत्र में हैं, मिर्जापुर, आजमगढ़ और बनारस मंडल, इन तीनों मंडलों में चुनाव बचा है, या कई अब आखिरी दम पर पहुंच गया है, एकदम कगार पे है। अब 7 तारीख को यहाँ मतदान हो जाएगा। प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी यहाँ रोड शो कर रहे हैं। आज जो रैली हुई वो जो विपक्ष की और कहा जाए समाजवादी पार्टी के गठबंधन की अब तक की सबसे बड़ी रैली थी पूर्वांचल में। पश्चिम में उन्होंने रैलियां की बड़ी बड़ी, लेकिन यहाँ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, तमाम सारे बड़े दिग्गज और इनके जो सहयोगी हैं, संजय चौहान हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, अपना दल है, सब लोग आए, जयंत चौधरी भी आए। तो ये एक बहुत बड़ा जनसैलाब था। बनारस में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर एक बड़ी चुनौती आई। बनारस शहर में कुछ सीटों पर बीजेपी फंसी हुई है और वो जानती है कि प्रधानमंत्री के बिना हाथ लगाए बेड़ा पार नहीं होगा, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री कल शाम को संभवतः यहाँ आएंगे या परसों आएंगे।
मुख्यमंत्री की भी सभाएं हैं। नेता जब वादा करके चुनाव, आपने एक चीज कही कि नुकसान में कौन है, डर किसको ज्यादा लग रहा है। ब्रजेश जी, जो सत्ता में भोग रहा है सुख, उसको डर ज्यादा लगता है। ताजा ताजा मामला है, अगर चला जाएगा। और जो सत्ता खो चुका है, 5 साल से ठोकर खा रहा है, उसको उतना दर्द नहीं होगा, वो कम डरेगा। ताजा माल खाने वाला ज्यादा डरेगा। भाजपाइयों के सामने 325 को तो वो भी शायद मान रहे होंगे कि पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। तो सत्ता को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। बनारस में जहां भोले शंकर की नगरी त्रिपुंड लगा के घूमने वाले लोग हैं, देसी विदेशी सैलानी हैं, चाय पे, तमाम आड़ी पे, तमाम बैठकबाजी, तमाम सारे यहाँ पर भांग धतूर, तमाम नदी किनारे रेती पर सब कुछ है। और चर्चा चुनावी भी चल रही है। गजब का जिला है ये, और घूमते घूमते गलियां खत्म नहीं होती। तो सियासत के दृष्टिकोण से बनारस बौद्धिक नगरी रही है और सियासी नगरी भी रही है। इसका जो आशीर्वाद है भोलेनाथ का, काशी का, वो किसको मिलेगा ये 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन देवी देवताओं पर तो बीजेपी का पेटेंट पहले से है, वो अपने अलावा किसी को आशीर्वाद देने नहीं देते। लेकिन जनता ये बात जान चुकी है कि आप चालाकियों से लोगों को एक बार मोह सकते हैं, बार बार नहीं मोहा जा सकता। तो जनता जानती है कि दिल जीतने वाली बातें अलग हैं, लेकिन 5 साल फिर क्या करना है, इसलिए वो अपने हिसाब से वोट देगी। हम जिस समाज में हैं, जहाँ इतनी असमानता है, जहाँ पर इतनी विपदाएं आई, तमाम लोगों ने कष्ट झेले, ये सब चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता रहा है। लेकिन जब मोदी और योगी का नाम आता है तो वहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा मिल जाता है हिंदुत्व के नाम पर। अन्यथा आपने देखा होगा कि जिस देश में कोरोना काल में शराब खुलेआम बेची गई हो और चाय छुप छुप कर बेचनी पड़ी हो, तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने जीवन जिया और काटा। वो समय लोग भूले नहीं जी। लेकिन जनता की मेमोरी कमज़ोर है, और दूसरा कुछ ब्यूरोक्रेसी और शासन तंत्र ऐसा है कि जो नेताओं के आगे ऐसा पूंछ हिलाती है कि सब ठीक है। लेकिन ये तो जब परिणाम आता है तब पता लगता है कि क्या असलियत थी। तलवे चाटने वाले तमाम रंगे सियार ब्यूरोक्रेसी में, कुछ पद के लालच में, ये सब सरकारों को दिवा स्वप्न दिखाते हैं जी। तो ये वक्त आ गया है कि इस पर जनता अपना फैसला सुनाएगी। जो लोग सत्ता में रहे, जो लोग ताकत में रहते हैं, जो लोग जनता के दिन अच्छे होने की बात करते हैं, जिन्होंने कहा कि हमने सब सही कर दिया है, उन पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि हर बात सही कहते हो तो हल क्यों नहीं देते, और तुम्हारे हाथ में ताकत है तो यार जमाने को बदल क्यों नहीं देते। और जन्नत को बसाना था तुम्हें अपनी ज़मीं पर, और तुमने जो पेड़ लगाए हैं फिर वो फल क्यों नहीं देते। और लोगों ने जो सौंपा है तुम्हें विश्वास न तोड़ो, हर चीज़ तो नकली दी, असल क्यों नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। काशी से वीरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, कोई भांग धतूरा ना आपको खिला पिला दे वहाँ पे, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा वहाँ खाने पीने के दौरान किसी के यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, हमारे साथ काशी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। बहनों भाइयों, आज के मतदान को लेकर हमने एक प्रश्न पूछा कू ऐप पर। सवाल ही कि 6 चरणों का मतदान किसके पक्ष में संकेत दे रहा है। पब्लिक ओपिनियन में अंकित लिखते हैं कि यूपी की जनता समझदार है, जिसे भी समर्थन दिया है छप्पर फाड़ कर दिया है, सहमत। समीर पाठक लिखते हैं कि रैलियों की भीड़ लेकिन वोटिंग में मतदाता की खामोशी चौंकाने वाला परिणाम देगी। मतदाता खामोश है, इसमें बिल्कुल ठीक बात है। और उत्तर प्रदेश ने 2007 से यहाँ की जनता ने एक संकल्प कर रखा है कि जिसको देते हैं पूरा देते हैं, और जिससे छीनते हैं उसको भिखारी बना देते हैं। और एक कुणाल गौर लिखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से लोग वोट नहीं डाल पाए, 500-600 लोगों के वोट कटे हुए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। चुनाव आयोग जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार होगा।
अशोक पांडे जी का रुख करता हूं, मेरे साथ वाराणसी से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पैनल पर एक राय उभर कर आई पांडे जी कि दबाव भारतीय जनता पार्टी पर है। देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे हमारी सरकार है तो हम तो जवाबदेह हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ईमानदारी से सोचा जाए, 5 साल में हमने जो कहा वो किया। हमने कहा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारना है। हमने कहा कि भाजपा की ही बनेगी सरकार, तभी भागेंगे अतीक और मुख्तार। आज हमने उनके ऊपर लगाम लगाने का काम किया है, बुलडोजर से उनकी संपत्तियों को अवाप करने का काम किया है। आज गुंडागर्दी पे अंकुश सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से सरकार ने, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जनता को मुफ्त अन्न देने का काम किया है, वो भी दिखाई दे रहा है। हमने गरीबों को जो मकान दिया, हिंदू मुसलमान सिख पठान नहीं देखा, वो भी दिखाई दे रहा है। हमने उज्ज्वला से लेके आयुष्मान योजना तक दिया, वो भी दिखाई दे रहा है। बल्कि निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि लाभार्थियों का अगर साक्षात्कार हो तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को ही अपना वोट दे रहे हैं। तो ये लोग हसीन सपने, तो अभी सूची विश्वास को आपने सुना? सूची विश्वास कह रही थी कि अब आपकी ये हालत हो गई है कि अब नमक की दुहाई देनी पड़ रही है। देखिए, उनकी बात छोड़ दीजिए। जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, कोई खत्म नहीं कर पाया। लेकिन बापू का ये सपना राहुल और प्रियंका भाई बहन मिलकर पूरा कर देंगे और महात्मा गांधी का, बापू का वो सपना पूरा हो जाएगा। कांग्रेस निश्चित खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं सूची विश्वास को आउट ऑफ टर्न मौका देता हूं, क्योंकि आपने चूंकि उनकी पार्टी और उनके लीडरशिप पर डायरेक्ट अटैक किया है, इसलिए अपने को डिफेंड करेंगे। यस सूची जी, गो अहेड। देखिए, ये लोग बहुत हुनरमंद हैं, खाली टनल में हाथ हिलाने का गुर है, हजारों करोड़ से खुद को महामानव बनाया है। लेकिन हम आप भी जानते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर के बिना 2 शब्द बोल पाने में भी असक्षम। पांडे जी बीच में नहीं, पांडे जी बीच में नहीं, पांडे जी प्लीज। हाँ, तो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना 2 शब्द बोल पाने में भी असक्षम लोग देश का भविष्य पर्दे के पीछे से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, जिनकी सबकी डिग्रियां फर्जी हैं। तो परिस्थितियां बहुत भयावह हैं। लेकिन अब चूंकि गोडसे के उत्तराधिकारी हैं और मास्टर मैनिपुलेटर्स हैं, ठीक है, आप व्यवस्था में हैं, आपको उसके दुरुपयोग की पीएचडी है, आपने समस्त संवैधानिक संस्थाओं को कुचल दिया। आपकी पार्टी को मिटाने का संकल्प बार बार क्यों लेते हैं ये? नहीं, अब ये चले तो थे कांग्रेस मुक्त करने, लेकिन अपने भाषणों से ही कांग्रेस को मुक्त नहीं कर पाए, और अपनी पूरी पार्टी तो कांग्रेस के लोगों से युक्त की है। सरकार किसी की भी बने, लेकिन खरीद फरोख्त करनी होती है तो सबसे पहले तो इन्हें तो हम प्रिय हैं। खान मार्केट गैंग शब्द इन्होंने दिया था, अब तो सब इन्हीं के पास है। तो ये पहले खुद को तय करें कि क्या अपने कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाएंगे या उनके लिए भी कोई स्कोप है? सब हम ही को तो मिल रहे हैं। अभी पांडे जी का कॉन्फिडेंस देखा आपने, सब वोट पांडे जी के। नहीं, देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। तो इसे पांडे जी का कौन सा वाला है, ओवर वाला है? नहीं, निश्चय ही ये अति अभिमान की स्थिति है, तो अहंकार धराशायी करेगा। इसीलिए मैंने कहा ना, जब प्रधानमंत्री जी खुद नमक की दुहाई दे रहे हैं, तो अब दुर्दिन इनके ज्यादा दूर नहीं है, जनता इनको बहुत जल्दी बताएगी। बापू का सपना प्रियंका और राहुल जरूर पूरा कर देंगे। बापू का सपना था आजादी के बाद कांग्रेस खत्म हो जाए, ये सपना भाई बहन पूरा कर देंगे, 10 को पता चल जाएगा। देखिए, गांधी का देश है और गोडसे के उत्तराधिकारी, चाहे जितना भी टॉक्सिक हेट्रेड स्पीचेस दें, चाहे जितना प्रोपेगेंडा मशीनरी स्ट्रॉन्ग करें, चाहे जितना डॉक्टर टेलर ऑडिटेड वीडियोस करें, लेकिन ये कभी इस देश में सफल नहीं हो सकते। ये देश गांधी का ही रहेगा। कम हम इटली से तो नहीं आए हैं, हम भारतीय ही हैं। ओके, ऑल राइट, सतीश प्रकाश जी धन्यवाद। इटली से कोई नहीं आया पांडे जी, राहुल प्रियंका यहीं के हैं। एक सेकंड रुकिए, हम लोग डिबेट गलत दिशा में ले जा रहे हैं, गलत दिशा में नहीं जानी डिबेट, मुद्दे पे रहेंगे अपन लोग। सतीश प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूँ। सतीश प्रकाश जी, अगर कोई हंग असेंबली की सिचुएशन आती है, एक काल्पनिक सवाल है लेकिन बड़ा मौजूद सवाल है, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो बहुजन समाज पार्टी किन विकल्पों पर ज़्यादा विचार करेगी, बीजेपी की तरफ या फिर सोशलिस्ट अलायंस की तरफ? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ये काल्पनिक सवाल हमेशा बहुजन समाज पार्टी से पूछा जाता है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, और इन काल्पनिक सवालों के आधार पर ही कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को नकारा जा रहा है। मैं आपका तमाम सम्मानित पैनल है, एक सवाल का जवाब दीजिए। पिछले 20 साल का अगर आप चुनावी इतिहास देखेंगे,
अगर बाइपोलर इलेक्शन है तो निश्चित रूप से चुनाव का मत प्रतिशत बढ़ता है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर डे बाय डे, चरण बाय चरण अगर मत प्रतिशत घटना है तो सीधा सीधा इंडिकेटर है कि दो पार्टियों के बीच में चुनाव नहीं है। ब्रजेश जी, बिल्कुल आपके सामने, सम्मानित पैनल के सामने कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुकोणीय इलेक्शन है, बीजेपी कंफ्यूज है। यही बीजेपी, यही पांडे जी 6 महीने पहले ये कहते थे कि या तो आप वोट हमको दीजिए, और अगर आपको बीजेपी को वोट नहीं देना है तो एक फला पार्टी का नाम भी बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी को इसलिए वोट दीजिए क्योंकि वो ताकत में है। आज पांडे जी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी वो कांग्रेस को बुराई करते हैं, कभी वो बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं। मेरा मानना यह है कि यह सच है कि उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं बाइपोलर इलेक्शन में नहीं फंसी है। उत्तर प्रदेश की जनता हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे नहीं फंसी है। मतलब अगर मल्टी कार्नर बीजेपी फाइट का है, हिंदू मुसलमान का तो मल्टी कार्नर फाइट में तो फिर कांग्रेस भी होगी। तो जिन चरणों की आप चर्चा कर रहे हैं, इन चरणों के अंदर 70% मतदान होता। कहीं ना कहीं जनमानस के मुद्दे हैं, और उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी ये मानती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं महंगाई को घटाने में, बेरोजगारी को घटाने में, लोगों की सुरक्षा के मामले में और तमाम भ्रष्टाचार हटाने में कहीं ना कहीं नाकाम है। आज बीजेपी के जो तमाम जो लीडर्स हैं जी, जो कार्यकर्ता है, वो मायूस है, वो हताश है, वो वोट करने नहीं जा रहा। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अरविंद यादव जी, मतदान कम हुआ तो आप इतने खुश क्यों हैं? नहीं, हम देखिए ये आप इसको अपने से कैसे जोड़ रहे हो कि ये आपको फायदा दे रहा है? नहीं, ब्रजेश कौन जी, सी टेक्नोलॉजी? आप क्यों इतने आह्लादित हो कि मतदान कम हुआ तो अच्छा है? देखिए, ये सच है, अभी पैनल ने भी इस बात को स्वीकारा है। और जब जब चुनाव हुए हैं, मैं भी काफी चुनावों को देख रहा हूं, आपके साथ भी कई परिचर्चाओं में शामिल रहा हूं, चाहे बिहार का चुनाव हुआ हो या कहीं का भी हुआ हो। सच ये है कि जब जब मतदान घटा है, जब जब परसेंटेज घटी है, तब तब सत्तारूढ़ दल को नुकसान हुआ है। और कहीं ना कहीं मैं पहले भी कहा हूं, पुनः कह रहा हूं कि जो मतदान कम हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो घरों से नहीं निकल रहे हैं। मैं तो उनसे आग्रह कर रहा हूं कि भैया घरों से निकलो, अपने दल को नहीं देना है तो मुझे ही वोट दे दो, किसी और को दे दो जो दूसरे के भी गोद में बैठे हुए लोग हैं। आप क्या मानना है कि क्यों नहीं निकल रहे हैं बीजेपी के वोटर? अगर आपकी बात इसलिए कि सच है तो इन लोगों ने खुद अपने लोगों को सताया है। किस मुंह से ये लोग वोट मांगने जाएंगे अपने लोगों से? मैं पूछता हूं कि जब इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की एक बाइक थाने से नहीं छुड़ा पाए हैं, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं करा पाया है, कार्यकर्ताओं पे उल्टा लाठियां चलवाया है, जब विधायक थाने में मार खाएगा तो कौन वोट देगा विधायक को इनके? तो कहीं ना कहीं इनके लोग घरों में सिमटे हुए हैं। और सच ये है आदरणीय ब्रजेश जी की हंग असेंबली कुछ नहीं होने जा रही है। एकदम पूर्ण बहुमत से सपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लोग इस मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी से भी छोड़ना। पर 7वां चरण आपके लिए भी कोई आसान नहीं होगा। ठीक है कि आजमगढ़ और जौनपुर जैसे स्ट्रांग होल्ड वाले आपके एरिया हैं, गाजीपुर वगैरह हैं, लेकिन आप मत भूलिए कि इसमें इस चरण में मोदी फैक्टर भी है। ब्रजेश जी, मैं तो मोदी कह रहा फैक्टर हूं भी है कि गोरखपुर में 2012 में इतनी हमारी बहुमत होने के बावजूद भी सीटें नहीं थी। इस बार हम 6 से ऊपर सीटों से गोरखपुर से आ रहे हैं, तो कहां ये लोग चक्कर में हैं? आप वाराणसी में भी देखिएगा क्या होने जा रहा है। सब जनता ने मूड बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के भ्रम को नकारने जा रही है जनता। उत्तर प्रदेश की जनता भोली भाली जरूर है। भाजपा ने जिस तरीके से मूर्ख बनाया है, अब जनता मूर्ख नहीं बनने वाली है। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने भ्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सुभाष सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। ब्रजेश जी, ये जो सतीश गौतम जी हैं, ये पता है कि चुनाव जीतने के बाद, सतीश प्रकाश जी, एक चुनाव जीतने के बाद किसके गोद में जाके लोग बैठेंगे और किस रूप में बैठेंगे सबको पता है। इनको बस धन से आपको मतलब बहुत पता है, न दलितों से मतलब नहीं, है, आपको बहुत न पता है, पीड़ितों से मतलब है, न वंचित शोषितों से मतलब है, केवल धन से मतलब है। ज्यादा धन मिलेगा वहीं ऐसे आरोप मत लगाओ। कोई एविडेंस है तो बताओ। कोई एविडेंस है तो बताओ। आरोप नहीं लगाया ना। कोई एविडेंस है तो बताओ। नहीं, एविडेंस क्या, पूरा देखिए, आप देखिए ना, केवल टिकट इन्होंने उसी को दिया है जो सपा गठबंधन को चुनाव हराए, और टिकट भी पैसे पे दिया है।
पैसे का फंड कोई भी कहीं एविडेंस से है कि आया पैसा ले रहे हैं? यादव जी बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, बताइए ना। इन्होंने बेचने का काम राजनाथ किया है सिंह शुरू जी से। बीजेपी के, अरे छोड़िए ना, ये सब कहाँ हम लोग उलझ रहे हैं। मैं सुभाष जी को आमंत्रित कर, सतीश जी, अरविंद जी, दोनों लोग मुझे प्लीज सिर्फ सुभाष जी की आवाज दें। सुभाष जी, अब आप मुझे बताइए कि मोदी फैक्टर 7वें चरण में कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, मोदी जी जब जब बनारस में आए हैं तब तब जो है फिजा बदली है, और यहाँ की जनता भी ये मान के चल रही है कि अभी जो नाराजगी लोगों की है प्रत्याशियों के प्रति, जैसे कुछ प्रत्याशियों को दोबारा टिकट दिया गया, उनसे कुछ लोग नाराज हैं और ये नाराजगी जायज है, होती रहती है। आप क्यों बार बार नीलकंठ तिवारी की तरफ उंगली करना दिखाना चाहते हैं? जिनके कार्यकाल के दौरान 1 लाख दलितों को, सतीश जी शांत हो जाएं। उंगली नहीं दिखा रहे हैं। यही अखिलेश यादव की सरकार थी। अरे सतीश जी हो गया, सतीश जी प्लीज, सिर्फ सुभाष जी उनके ऊपर बुलडोजर चला देंगे के साथ गद्दारी नो, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ सुभाष जी की बारी है। आप लोग शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। डिबेट सिस्टमैटिक सम्मान से चलाते हैं। सुभाष जी, आप क्यों बार बार ये कहलवाना चाहते हैं कि नीलकंठ ने माफी मांगी? नहीं, हमने ये नहीं कहा है कि माफी मांगी किसी ने। हम ये कह रहे हैं कि कुछ नाराजगी होती है, जिस सत्ता के प्रति नाराजगी होती है वैसे अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति भी कुछ लोग नाराज होते हैं। मान लीजिए जिनका काम नहीं हुआ वो नाराज होते हैं, जिनका काम हुआ वो खुश होते हैं, साथ देते हैं। लेकिन यह है कि मोदी जी की कल जो है रैली और रोड शो जो होने वाला है, उससे हमें उम्मीद है कि फिजा बदलेगी। अभी कुछ फिजा में कोई कमी है सुभाष जी? अभी कुछ फिजा में कमी है? नहीं है, अभी ठीक है, अच्छी फिजा है और सभी अपना अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन कल से कुछ उम्मीद है कि हवा का रुख बदल सकता है। अच्छा ये बताइए, जिनका आप जिक्र कर रहे थे अभी इशारों में, हाँ, माफी क्यों मांग रहे थे? वो वीडियो जारी क्यों किया था? अब इसके बारे में हमें जानकारी नहीं, कुछ लोग बता रहे थे, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं है कि वीडियो उनका वायरल हुआ, माफ़ी वाफी मांगे। ये आपसे अभी जानकारी मिली है मुझको जी। लेकिन हम तो मान रहे हैं कि भाजपा का गढ़ बनारस है ही और शुरू से रहा है, और कुछ दलों ने डमी प्रत्याशी भी दिए हैं, इसका भी लाभ भाजपा को मिलेगा। या क्या इस कुछ दल का आप नाम बता सकते हैं? बहुजन समाज पार्टी के अलावा आपसे नहीं पूछा मैंने अरविंद जी का नाम, मैं सुभाष जी से बात कर रहा हूं। कांग्रेस, जैसे कांग्रेस ने शहर दक्षिणी और कैंट में, अरे नहीं उत्तरी में या और आप दक्षिणी के पीछे क्यों पड़ गए हो? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि दक्षिणी आप पहले भी कह रहे थे, अब फिर कह रहे हो दक्षिणी। आप घूम के पांडे जी, ये क्या बात है दक्षिणी में भाई? इस सुभाष जी वहीं क्यों रुक जा रहे हैं? मेरा ये मानना है जी बिल्कुल मेरा ये मानना है कि हाँ पांडे जी बोलो आप। कांग्रेस के लोग भी नाराज हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि जब कहीं भी कोई आयोजन होता है तो अंत में आदमी कहता है अगर हमसे थोड़ी त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करिएगा। आज सबसे ज्यादा काम शहर दक्षिणी में हुआ है। दक्षिणी में जिस तरह से विश्वनाथ कॉरिडोर तो सुभाष जी ये क्यों कह रहे हैं कि माफी वाला वीडियो की चर्चा क्यों कर रहे हैं? और अभी भी कह रहे हैं कि दक्षिणी वाला मैंने नहीं पूछा, उसके बाद भी सुभाष जी ने कहा दक्षिणी। देखिए नहीं, बिल्कुल सुभाष जी हमारे मित्र हैं, सम्मानित हैं। मेरा ये मानना है कि उनका वीडियो जो वायरल हुआ है, वीडियो उन्होंने जानबूझ के जनता से कहा कि इतना काम के बाद भी अगर थोड़ी त्रुटि रह गई हो तो हम क्षमा मांगते हैं। ये कौन सी बुरी बात है? ठीक है, या चाय पिलाना जब सुभाष जी को आज पप्पू की अड़ी पे, तो ये चर्चा वहां कर लेना। मैं केपी मलिक साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। बात आपकी मानने लायक है कि उन्होंने कहा होगा जरूर। जी जी जी, तो माफी मांगने का वीडियो बड़ा वायरल है। त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करिए। ओके, केपी मलिक साहब, 7वें चरण में वाराणसी है और हर बार मैं देखता हूँ कि जब वाराणसी में चुनाव होता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाते हैं वहाँ पर और 1-2 दिन रहते हैं और फिर माहौल बदलने की कोशिश होती है और कई बार बदल भी जाता है बहुत ज़्यादा। अभी क्या माहौल आपको लगता है कि मोदी फैक्टर इस बार कितना प्रभावशाली होगा वाराणसी क्षेत्र में?
देखिए ब्रजेश जी, इस बार का जो वाराणसी का चुनाव होगा, तमाम पिछले जो 3 चुनाव हुए, चाहे आप 2014 की बात करिए, चाहे 17 की बात करिए, चाहे 19 की बात करिए, ये थोड़ा भिन्न होगा। इसके कई सारे कारण हैं। एक तो जो मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा था, और जैसे कि कहा कि फिजा बदल जाती है, वो फिजा इस बार बदलेगी, लेकिन वो भी तस्वीर लोगों को याद रहेगी जो गंगा की तस्वीरें आपने तमाम अपने चैनलों पे चलाई थी, अखबारों में आई थी, वो तस्वीर भी लोगों को याद है। और दूसरा मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा, जो इनके उम्मीदवार हैं, जिनकी एंटी कॉम्बेंसी वहाँ पे है, पिछले 2 साल से लोगों में बड़ी नाराज़गी अपने विधायकों से, अपने मंत्रियों से है, उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को बनारस में इस बार होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी के आने से उसमें हल्की सी सुधार हो सकती है, लेकिन नुकसान नहीं होगा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरी बात, आपको याद होगा ब्रजेश जी, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि अखिलेश ने जो स्ट्रेटजी इस बार की थी कि तमाम मंत्री और विधायकों को एक एक करके ज्वाइन किया था, उससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबरा गई थी। भारतीय जनता पार्टी की योजना थी 40 से 45% अपने लोगों को टिकट काटने की, और टिकट काटने की स्ट्रेटजी अंत में इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने त्याग दी थी कि उनको लगा था कि अंत में कहीं माहौल खराब ना हो जाए, सबको तो जितने लोगों सामूहिक का रूप से टिकट अखिलेश काटे, यादव को वो धन्यवाद लोग देना सब चाहिए। सपा पे ना चले जाए। तो इसलिए उसका नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को खाली बनारस में ही नहीं, अन्य चरणों में और अन्य जगहों में भी भुगतना होगा, मुझे ऐसा लगता है। और एक चीज और आप ब्रजेश जी देखेंगे कि जिस प्रकार से वोट प्रतिशत कम हो रहा है तमाम शहरों में, उससे बनारस भी नहीं बचेगा। बनारस में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वोट फीसद गिरेगा। पांडे जी, वोट गिराओगे? देखिए, अभी निश्चित तौर पे बनारस की जनता, क्योंकि अपने सांसद, जनप्रिय सांसद इंतजार कर रही है मोदी जी का, और मेरा ये मानना है मोदी जी आते हैं और निश्चित तौर पे बनारस में एक बार फिर से ऊर्जा आती है। मेरा ये मानना है कि बनारस में बिल्कुल प्रतिशत नहीं गिरना है, जम के यहाँ की जनता हर हर महादेव के नारे के साथ मतदान करेगी। समाजवादी पार्टी के लोग तो संगी में मुंगेरी लाल कहते 10 मार्च के बाद आप दिखाई नहीं देंगे, पप्पू की अड़ी पे चिलम फूंकते नजर आएंगे। पप्पू की अड़ी पे चाय मिलती है। ये जो भांग और अभी तक गांजा पी रहे हैं ना, चिलम फूंकते नजर आएंगे। अखिलेश यादव की सभा में घबराइए नहीं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपने अपने महत्वपूर्ण विचार आज की डिबेट में प्रस्तुत किए हैं। 6 चरण पूरे, 7वां अब 48 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव पूरा। 10 तारीख, बस कुछ दिन शेष हैं। नमस्कार।